हेलो। साउंड क्लियर है बेटा आपको? निधि साउंड क्लियर है आपको? बेटा साउंड क्लियर है आपको? जी मैम क्लियर है। ठीक है। कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछिए सर। कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछिए बलराज सर। हाँ जी बोलिए सर। मैम मैंने एक बात पूछनी थी मैम, ये जो प्रोवाइजोज होते हैं मैम, इनका मेन मोटिव क्या है किसी भी सेक्शन में? सर उसको ये क्यों दिए जाते हैं? जब हम इलेबोरेशन के लिए? यस, जब हम प्रोवाइजो की बात करते हैं ना, कई बार क्या है कि मेन रूल तो हम कहते हैं कि मेन रूल एग्जिस्ट करता है, पर हम उसके साथ ना उन सिचुएशंस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं लीगली, जहां पर हमें ओरल एविडेंस देना मजबूरी बन जाती है पार्टी की। जैसे प्रोवाइजो हमारे रूल को फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। हम एक्सेप्शंस तो नहीं कहेंगे, नहीं तो एक्सेप्शन वर्ड यूज कर देते। प्रोवाइजो का मतलब कि आप ये एडिशनल, आपकी जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी है, उसको हम प्रोवाइजो कहते हैं। ठीक है मैम। मतलब रूल को आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन की जो आपके प्रोवाइजो में है। ठीक है मैम। इसमें कोई भी डाउट नहीं कि रूल प्रिवेल करेगा, पर रूल आपको स्टडी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रोवाइजो। ठीक है प्लीज? जी मैम। ठीक है प्लीज। हाँ जी। कल जी आपका मैम। कल जो आपका सेक्शन 91 और 92 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 91 92 में से कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं बेटा, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने जहां छोड़ा था क्लॉज 6, जो क्लॉज 6 है, क्लॉज 6 को जब करेंगे वहां पर हमें सारा जो सेक्शन 93 टू 100 है वो वहां पर उसके साथ कवर होगा। क्लियर है प्लीज? हाँ जी सर, आपने प्रोवाइजो पूछा था, मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से चेक कर लिए। प्रोवाइजो का मतलब होता है कि जो कंडीशन या क्वालिफिकेशन दैट इज अटैच्ड विद द मेन प्रोविजन, उसको हम प्रोवाइजो कहते हैं। ठीक है प्लीज? ठीक है सर? जी मैम ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं। हाँ जी बोलो सुनंदनी। मैम आई मिस्ड यस्टरडेज क्लास एंड मैम आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी उस क्लास की। कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी? मैम दैट इज व्हाट निशा मैम टोल्ड मी मैम। तो मैंने मंडे और ट्यूसडे की मेरी मिस हो गई थी, दैट इज डे बिफोर यस्टरडे एंड यस्टरडे। तो मैम डे बिफोर की तो मैंने सुन ली थी क्योंकि वो अपलोडेड है, एंड ट्यूसडे की मैम ने बोला दैट यू फॉरगॉट टू रिकॉर्ड यस्टरडेज लेक्चर। अच्छा, तो मैं आपको वैसे ब्रीफ कर देती हूँ सुनंदनी। आप ना हाँ जी मैम, वो तो हाँ आप जी बेटा मैम। अभी मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ। आप ना सैटरडे संडे में आप एक मीटिंग रख लेंगे, तब आपको फिर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम। हाँ, ऑल मैं राइट आप मैम। मैम यस, if it is convenient to you, मैम if it is not convenient for you, तो मैम अगर किसी के भी notes होंगे whatever notes that you made us write yesterday, तो मैम I can study with those बेटा notes फिर आप ना also. रोहित से ले लेना, क्योंकि रोहित का मैंने देखा All हुआ है, right. वो बहुत अच्छे से लिखता है हर एक चीज, उसका हैंड राइटिंग भी ठीक है नीट है, तो रोहित से आप शेयर कर लेना। ठीक all है right. बेटा? And ma'am if I have any doubt then हाँ, can कोई I प्रॉब्लम नहीं ask बेटा, you? आप मुझे मैसेज All कर right. देना पहले, तो उसी टाइम हम हाँ जी ऑनलाइन, अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं सुनंदनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम all right. कॉन्टिन्यूटी ठीक के है लिए मैं मैम। आपको बता रही हूँ, हमने कल ना, हाँ जी हमने जब स्टार्ट किया था, सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था इंडियन एविडेंस एक्ट का, हाउ टू प्रूव। हमने ये तो देख लिया कि लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स हैं आपके 5 to 55, और सिर्फ जो लीगली रेलेवेंट फैक्ट है उससे ही रिलेटेड कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है। फिर हमने देखा कि अगर लीगली रेलेवेंट फैक्ट को आपने कोर्ट में प्रूव करना है तो हाउ टू प्रूव। फिर हमने कहा था एक ओरल एविडेंस है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है।
हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, चाहे ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री, तो बेस्ट एविडेंस रूल हमारे पूरे एविडेंस एक्ट में प्रिवेल करता है। फिर हमने उसे लोकेट किया कैसे, जब हमने ओरल एविडेंस की बात की, ओरल एविडेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो कौन से थे? हमने कहा प्राइमरी या डायरेक्ट ओरल एविडेंस, या दूसरा है सेकेंडरी या फिर डेरिवेटिव या हेयरसे एविडेंस। तो हमारे कहीं पर भी बेयर एक्ट में ये नहीं लिखा कि हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। इस प्रिंसिपल को हम कहां से, इसको हम जो इम्प्लीकेशन है वो हमें मिलती है सेक्शन 60 से। सेक्शन 60 में लिखा हुआ है ओरल एविडेंस हैज टू बी डायरेक्ट, जिसका मतलब है हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। फिर हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्टार्ट किया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने कहा 2 तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पॉसिबल है, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो हमने प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मीनिंग की है सेक्शन 62 में। उसके बाद हम सेक्शन 64 को हमने प्रोसीड किया, जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस में बेस्ट एविडेंस रूल 64 में है कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ शुड बी गिवन, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस जो कि सेक्शन 65 में है, जहां सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउड है। पर सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले पार्टी को कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अकाउंट करना पड़ेगा फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी एविडेंस। और अगर कोर्ट को लगा जस्ट और रीजनेबल है और इनमें से किसी केस के अंडर फॉल कर रहा है, तो ही वो सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउड करेगा, अदरवाइज प्राइमरी एविडेंस ही देना है। तो हम जब सेक्शन 64 को हमने किया, सेक्शन 64 बेस्ट एविडेंस रूल है इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर हमने यहाँ से फर्दर एक्सटेंड किया, जो सेक्शन 91 to 100 है वो सेक्शन 64 को ही सप्लीमेंट करता है। वो सेक्शन 64 को सप्लीमेंट कैसे करता है? सेक्शन 91 to 100 के चैप्टर का टाइटल है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका मतलब जहां पर डॉक्यूमेंट है वहां पर आपने ओरल एविडेंस नहीं देना। उसके बाद हमने सेक्शन 91 में किया, सेक्शन 91 टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर उसकी स्टिपुलेशन या टर्म्स प्रूव करनी है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस होना चाहिए, और एक्सेप्शनल केसेस में सेक्शन 65 में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, पर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। उसके बाद हमने फिर सेक्शन 92, उसके बाद सेक्शन 91 में ही 2 एक्सेप्शंस हैं जो आपको बेयर एक्ट में दिखेगी। उसके बाद 3 एक्सप्लेनेशन है, तो इनको हमने डिस्कस किया कि क्यों 2 एक्सेप्शंस और 3 एक्सप्लेनेशंस हैं और कैसे वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने कहा जो 92 है वो एक्सटेंड करता है 91 के प्रिंसिपल को। 92 कहते हैं अगर टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट है जो कि 91 के अकॉर्डिंग प्रूव कर रहे हैं, तो अगर उन टर्म्स में कोई वेरिएशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, सब्सट्रैक्शन है तो वो भी रिटर्न ही होना चाहिए, ओरल एविडेंस अलाउड नहीं है, ओरल एविडेंस अलाउड नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर हाँ जी बलराज सर आप मुझे बता दीजिए 91 और 92 में क्या डिफरेंस है? निधि बता बेटा 91 और 92 में क्या डिफरेंस है? मैम हेलो, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है बेटा, बोल बस। मैम 19 में जहाँ पे हम नहीं दे सकते ओरल एविडेंस, इन चीजों का नहीं दे सकते, जैसे कि जो टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हैं। 91 और 92 में डिफरेंस बता दे बेटा। मैम एक्सक्लूजन है 92 में कि जो जहाँ पे ओरल एग्रीमेंट हमने मतलब कहाँ एक्सक्लूड करना है, कहाँ ओरल वो नहीं दे सकते हम एविडेंस। 92 बनाया क्यों गया है? Ma'am, it's an extension of 91. बिल्कुल ठीक है। Ma'am, and it applies to contradictions, variations, additions or subtractions, whereas 91 it applies to proof of the terms of the document. कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंट। उसके बाद बेटा इसमें 3 डिफरेंस है। जो आपका 91 है वो बायलैटरल और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस दोनों को ही अप्लाई करता है, जबकि 92 में वर्ड यूज है बिटवीन द पार्टीज, वो सिर्फ बायलैटरल ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करते हैं। और थर्ड डिफरेंस है जो 91 है उसका स्कोप ज्यादा वाइडर है, वो दोनों टाइप के डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करता है, जहां पर पार्टीज वॉलंटरली डॉक्यूमेंट को राइटिंग में ला रही है, जबकि लॉ नहीं कह रहा कि उसे रिटन होना चाहिए। और दूसरा वेयर मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, जबकि 92 वही अप्लाई करता है वेयर मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। ये 4 मेन डिफरेंस है, सॉरी 3 मेन डिफरेंस है
between 91 and 92. 91 is applicable to terms of a document और 92 कहते हैं अगर उन टर्म्स में कोई वेरिएशन, मॉडिफिकेशन, सब्सट्रैक्शन या एडिशन है वो भी रिटर्न नहीं होना चाहिए। दूसरे वो 91 बायलेटरल और यूनिलेटरल दोनों है, जो 92 है वो सिर्फ बायलेटरल है। और थर्ड है 91 दोनों को अप्लाई करते हैं, voluntarily reduced into writing by the parties and second matter required by law to be in writing। और जबकि 92 है वो सिर्फ वहीं पर अप्लाई करते हैं where matter is required by law to be in writing। ये मेन 3 डिफरेंस थे। उसके बाद जो प्रोवाइजोस है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजोस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 92 का रूल तो ठीक है कि अगर टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपने 91 के अकॉर्डिंग प्रूव किए हैं तो अगर उसमें कोई वेरिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मॉडिफिकेशन है तो वो भी राइटिंग में ही होना चाहिए। पर उसमें उन्होंने प्रोवाइजोस दिए हैं 6 प्रोवाइजोस जहां पर ओरल एविडेंस देना अलाउड है। ओरल एविडेंस देना अलाउड है। तो हमने जब फर्स्ट प्रोवाइजो किया था, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिससे कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिडेट हो रहा है, जैसे वांट ऑफ कैपेसिटी, इलीगैलिटी या फिर फेलियर ऑफ कंसीडरेशन, मिस्टेक इन फैक्ट और लॉ, अगर इनमें से कोई प्रोविजन है तो आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस दे सकते हैं। फिर हमने सेकंड कहा कि अगर कोई आपने एग्रीमेंट कर लिया रिटर्न में, उसके बाद आपने कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया, उसमें 2 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट साइलेंट है उससे रिलेटेड जो भी आपने किया एग्रीमेंट, और वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द मेन डॉक्यूमेंट, तो आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस दे सकते हैं। वो जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किए है आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस दे सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइजो 3 में किया, अगर आपने कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया है एज अ कंडीशन प्रेसिडेंट जो कि आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। जैसे मेन कॉन्ट्रैक्ट में आपने नहीं लिखा कि डिलीवरी तभी होगी अगर पेमेंट ऑफ प्राइस जब हो जाएगी, तो आपने सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया कि डिलीवरी विल बी मेड ओनली अपॉन द पेमेंट ऑफ द प्राइस, तो ये आपका सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है, दैट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट, इससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइजो 4 कहते हैं कि अगर आपका कोई सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट हो गया रिलेटिंग टू रिसेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, तो उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, पर उसकी 2 एक्सेप्शन है। पहला, वेयर मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, तो अगर उसको रिसेशन का या मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी राइटिंग में ही होना चाहिए। सेकंड, अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो अगर आपने उसका रिसेशन या मॉडिफिकेशन करना है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस में सेपरेट ओरल एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है रिलेटिंग टू रिसेशन और मॉडिफिकेशन, अदरवाइज आप उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं। फिर हमने प्रोवाइजो किया कि कई बार हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर यूजेज या कस्टम को फॉलो किया जाता है, पर वो कोई रिटर्न नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में, वो इम्प्लाइड होता है कि उस चीज को फॉलो किया जाएगा। तो अगर कोई ऐसी कस्टम या यूजेज है आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस दे सकते हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ऐसी कस्टम या यूजेज रिपग्नेंट या इनकंसिस्टेंट है विद द मेन डॉक्यूमेंट, आप फिर उस यूजेज या कस्टम का एविडेंस नहीं दे सकते। हमने स्टार्ट करना है प्रोवाइजो 6, प्रोवाइजो 6, प्रोवाइजो 6। सुनंदनी रीड कर बेटा, प्रोवाइजो 6 रीड करो। Okay, ma'am. Proviso 6. Any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is relating to existing facts. Yes, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए अंडर प्रोवाइजो 6 oral evidence could be given in order to show in what manner the language of a document is applicable to existing facts. Language of a document is applicable to existing facts. Proviso 6 is partly restricted and partly developed
by subsequent provisions. It is partly restricted and partly developed by subsequent provisions. It is restricted by section 93 and 94. It is restricted by section 93 and 94, where oral evidence could not be given. Oral evidence could not be given. It is developed by section 95, 96 and 97, 95, 96, 97, which permits of giving of oral evidence thus under 95, 96, 97 law permits giving of oral evidence in order to apply the language of a document to the existing facts. नेक्स्ट लिख लीजिए 93, 94 इन दोनों में तो है पेटेंट डिफेक्ट, पेटेंट डिफेक्ट। जो 95, 96, 97 है इनमें है लेटेंट डिफेक्ट, इनमें है लेटेंट डिफेक्ट। अब 93 और 94 कैसे पेटेंट है? अगर प्राइमा फेसाई डॉक्यूमेंट ही डिफेक्टिव है, आप उस डॉक्यूमेंट को ठीक नहीं कर सकते बाय गिविंग अनदर इंटरप्रिटेशन। अगर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज एम्बिगुअस तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है एम्बिगुअस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है वो? हाँ जी बलराज सर, एम्बिगुअस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नल एंड वॉइड। कहाँ लिखा हुआ है? 25 इंडियन एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन बताइए सर। 25। नहीं सर, वो तो ट्रेड का सेक्शन है। 29, 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड है। जो आपका 26 है वो आपका डील कर रहे हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। आपका 27 फिर ट्रेड है, 28 फिर इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, फिर आपका 29 है जो कि एम्बिगुअस है और 30 आपका वेजरिंग है। तो 29 तो खुद कहते हैं एम्बिगुअस, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वॉइड है। हाँ जी, इस बैकग्राउंड में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोवाइजो 6 को। हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए पेटेंट और लेटेंट एम्बिग्यूटी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज पेटेंट? मैम पेटेंट डिफेक्ट जो ऑन द फेस ऑफ इट विजिबल है, लेटेंट जो हमें दिखता नहीं है इन द फर्स्ट। हिडन, लेटेंट को हम Yes. हिडन कहते हैं। हाँ जी, पेटेंट और क्योंकि ये एम्बिग्यूटीज का चैप्टर बेटा, ये जो आपका टॉपिक है 93 से 97, इसको एम्बिग्यूटीज का चैप्टर ये कवर करता है। तो एम्बिग्यूटीज दो तरह की होती है, एम्बिग्यूटस पेटेंट एंड एम्बिग्यूटस लेटेंस।
तो जो पेटेंट डिफेक्ट है वो आपका 93 94 है। पेटेंट के लिए लिख लीजिए, पेटेंट क्या होता है? एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द डीड और इंस्ट्रूमेंट। मैम एरर एपरेंट बेटा, एपरेंट क्लियर दिख रहा है हमें। एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ डीड और इंस्ट्रूमेंट। बेटा सेक्शन 93 रेफर करो, 93 रेफर करो। रोहित रीड कर बेटा, 93 रीड करना। Section 93, exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document. यस When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects. यस। अब इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए, लैंग्वेज ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस और डिफेक्टिव। रूल क्या है बेटा? नीचे जो आपका सेकंड लाइन जहां स्टार्ट हो रही है उसके आगे रूल लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए। एक मिनट, बेटा जो आपका बेरेक्ट है ना वो वेन से स्टार्ट हो रहा है, वेन से स्टार्ट हो रहा है ना। यस मैम। वेन Yes, के आगे, वेन के आगे लिख लीजिए कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन क्या है? व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस और डिफेक्टिव। इसके एविडेंस के आगे लिख लीजिए रूल, ये रूल है। फिर अगर लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट एम्बिगुअस और डिफेक्टिव है ऑन इट्स फेस, तो रूल क्या अप्लाई करता है? एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स व्हिच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट्स। और इसका क्यों कारण है? इसका कारण है कि अगर हमने ओरल एविडेंस देना अलाउड किया, इसका मतलब कोई और ही एंटायरली न्यू कॉन्ट्रैक्ट कुड कम इनटू पिक्चर, जो एक पार्टी के फेवर में होगा और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में होगा। हाँ जी, इलस्ट्रेशन ए रीड करो और बताइए व्हाई इट इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 93। सुनंदनी रीड करना बेटा इलस्ट्रेशन ए। Illustration A. A agrees in writing to sell a horse to B for ₹1,000 or ₹1,500. Evidence cannot be given to show which price was given. Ma'am, it is ambiguous. Not, व्हाई? मैम क्योंकि उसमें इन्होंने दो रेट से 1,000 और 1,500 to sell the horse. पहले तो सब्सटेंटिव लॉ बता दीजिए, किस सब्सटेंटिव लॉ के अंडर फॉल करेगा? कौन सा सब्सटेंटिव लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करता है। हाँ जी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में व्हाट आर द 4 एसेंशियल्स वैलिड सेल के लिए? रोहित बताओ बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वैलिड सेल के लिए कौन सी 4 चीजें रिक्वायर्ड है? मैम पार्टीज एक तो बिल्कुल ठीक है, Ma'am, पार्टीज, कंसिडरेशन और प्राइस, प्राइस। बिल्कुल ठीक है, और मैम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैम होना देयर शुड चाहिए। बी अ ट्रांसफर आल्सो। क्या बोला आपने सुनंदनी? थर्ड? Ma'am, there should be a transfer of the property, the movable property. वो हम कह रहे ओनरशिप होनी चाहिए। थर्ड ओनरशिप है Yes, ma'am. और फोर्थ है हाँ जी। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। Yes. ये 4 चीजें हैं। तो जो प्राइस है बेटा, प्राइस का सर्टेन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्राइस ही सर्टेन नहीं है,
हाँ जी, कौन सी पार्टी कहेगी क्या इंटरप्रिटेशन देना चाहिए? बायर क्या कहेगा? मैम बायर को प्राइस सर्टेन करना है। नहीं, बायर इन दोनों प्राइस में से कौन सी प्राइस असर्ट करेगा? मैम जो ज्यादा होगी जो कम होगी। जो कम होगी जो मैम, कम बायर होगी कम बायर वाला है वो। सॉरी मैम बायर, सॉरी मैम, ये सॉरी सेलर कहेगा 1500 था सेलर इंटेंशन ज्यादा। और बायर कहेगा 1000 कहेगा। तो ये एम्बिगुअस है, इसको ठीक करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ओरल एविडेंस नहीं दे सकते क्योंकि प्राइमा फिशाई डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है। प्राइमा फिशाई डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है। हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन 94। सेक्शन 94 सुनंदनी 94 रीड कर बेटा। 94 exclusion of evidence against application of document to existing facts. When language used in a document is plain in itself and when it Yes. applies बेटा accurately, व्हेन के आगे लिखिए कंडीशन। व्हेन के आगे लिखिए कंडीशन। कंडीशन क्या है? लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। कोई डाउट नहीं है, जो लिखा है वो क्रिस्टल क्लियर है और एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर अप्लाई भी कर रहा है। एविडेंस के आगे लिख लीजिए रूल। आगे रूल। कंडीशंस में आप दो कंडीशन है व्हेन, यहां पे लिखिए वन, लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ और एंड के बाद लिखिए टू, व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। ये दो कंडीशंस हैं। लैंग्वेज यूज्ड इज प्लेन इन इटसेल्फ, सेकंड अप्लाइज एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। तो एविडेंस के आगे रूल लिख लीजिए। रूल क्या अप्लाई करेगा? सुनंदनी रीड करना बेटा। evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. यस। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आप यहां पर नोट कर लीजिए सेक्शन 94 and section 97 are contradictory to each other. Ma'am, section 94 and 97 beta 97 are contradictory to each other. Under section 94, under section 94, language is clear and applicable accurately to existing facts. But it is not so under section 95, 96 and 97. 95, 96, 97. Under section 95, 96 and 97, there is latent ambiguity due to which clarification is needed. Due to which clarification is needed. In order to understand the true import and nature of that document. बेटा 95, 96 और 97 आपने याद रखना है। बेटा एक मिनट, मैं बोर्ड निकाल रही हूं, उस पे फिर हम एक टेबुलर फॉर्म इसमें ड्रॉ करेंगे।
बेटा 95, 96 और 97 की नोट कर लीजिए कब कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा, जहां पर ओरल एविडेंस देना अलाउड है, ओरल एविडेंस देना अलाउड है। बेटा 95 निकालिए, 95 निकालिए। सुनंदनी रीड करना बेटा। 95 evidence as to document unmeaning reference to existing facts. When language used in a document is plain at itself but is unmeaning in reference to existing facts, बेटा evidence when के आगे लिख लीजिए कंडीशन, when के आगे लिख लीजिए कंडीशन, और इसमें दो कंडीशन है। वन, when the language document is plain, second, but is unmeaning in reference to existing fact। यहाँ एविडेंस के आगे लिखिए रूल, एविडेंस के आगे लिखिए रूल, एविडेंस के आगे लिखिए रूल, एविडेंस के आगे लिखिए रूल। हाँ जी, रूल रीड कर बेटा। evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense. यस बेटा आप 95 के आगे लिख दीजिए मीनिंग नॉट क्लियर, मीनिंग नॉट क्लियर, सर्टेन मीनिंग नॉट क्लियर। सिर्फ मीनिंग क्लियर मैम, नहीं है, वैसे डॉक्यूमेंट certain- बिल्कुल क्लियर है। बेटा इसका इलस्ट्रेशन रीड कर। मैम मीनिंग से पहले क्या लिखा है आपने? सर्टेन मीनिंग नॉट क्लियर। Okay. यस रीड कर बेटा। Illustration: A sells to B by deed my house in Calcutta. यस A had no house in Calcutta, but it appears that he had a house in Howrah, यस of which B has been in possession since the execution of the deed. These facts may be proved to show that the deed related to the house at Howrah. तो बेटा अब इसमें सिर्फ मीनिंग क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ। इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। ए का बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सेल ऑफ हाउस फॉर 06 in सेक्टर 15 चंडीगढ़। हाँ जी, क्या इसमें कोई एम्बिग्यूटी है? कोई एम्बिग्यूटी है इसमें? नो मैम। सेक्टर में एबीसीडी है, चंडीगढ़ में एबीसीडी है ना सेक्टर्स के साथ, यस मैम। तो इससे कुछ फर्क पड़ता है यहाँ पर? हाँ मैम। फर्क पड़ता है पड़ता मैम। है? जी मैम, क्योंकि क्या 400 से दो सेक्टर्स में हो सकता है? नो मैम, क्यों? मैम वो ब्लॉक्स डिवाइड किए हुए हैं, हाउस Yes. नंबर तो एक ही मिलेगा। ब्लॉक्स डिवाइड किए गए हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ। अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली कॉन्स्ट्रक्ट करें, यहां पर इंप्लाइड है 15A ही आना है। इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि जहां पर हम 15A की बात कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो ए है, he got seriously ill looked after by sister Mary in hospital। ये तो फैक्ट है। आगे लिखे है, जो ए है, फैमिली में उसका एक ब्रदर है और एक सिस्टर है। उसने आगे क्या है,
ए ने गिफ्ट किया इन फेवर ऑफ सिस्टर, क्या गिफ्ट किया? हाउस इन पंचकुला, सेक्टर वगैरह सब कुछ है। एज शी हैज सर्व्ड मी बेस्ट ड्यूरिंग माय इलनेस। हाँ जी, अब ये जो सिस्टर वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये जो सिस्टर वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बेटा आपको मेरी साउंड क्लियर है? मैम ये समझ नहीं आया जो लिखा है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ। जो ए है वो बहुत बुरी तरह कोरोना पेशेंट हो गया। हॉस्पिटल में एक सिस्टर मैरी थी जिसकी ड्यूटी थी ए के साथ। उसने मिस्टर ए की बहुत देखभाल की। बिकॉज मिस्टर ए एक बहुत रिच आदमी है, उसने उस सिस्टर के नाम पर पंचकुला में एक घर था इन सेक्टर 2 हाउस नंबर 227, उसको गिफ्ट कर दिया। और उसमें लिखा हुआ है ये दिस हाउस इज गिफ्टेड टू सिस्टर एज शी हैज सर्व्ड मी बेस्ट ड्यूरिंग माय इलनेस विद कोरोना। हाँ जी, अब यहाँ पर जो सिस्टर वर्ड है वो किस सिस्टर के लिए यूज हुआ है? जिसने टेक केयर की उनकी। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पर कहा, यहाँ पर नहीं लिखा उसकी रियल सिस्टर है या उसका वो नर्स की बात कर रहे हैं। पर अगर हम पूरा डॉक्यूमेंट देखें, हम इसको क्लियर कट मेक आउट कर सकते हैं दैट दिस सिस्टर इज सिस्टर मैरी। तो सिर्फ मीनिंग क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ। इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है, इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है। ठीक है प्लीज। मैम डॉक्यूमेंट क्लियर है, मतलब डॉक्यूमेंट कैसे मैम, उसमें बंदे का नाम तो क्लियर है नहीं ना, तो फिर डॉक्यूमेंट कैसे क्लियर मान रहे हैं आप? ओके, नेक्स्ट। हमने कहा ए का बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सेल ऑफ हिज लैंड इन श्रीनगर। जो ए है, ए lives in जम्मू, और जो बी है, बी भी वहीं पर रह रहा था। ही इज फ्रेंड ऑफ ए, और वो जो ए का वो लैंड है जो श्रीनगर में, उसे फ्रीक्वेंटली विजिट करता था। कॉन्ट्रैक्ट में इतनी ही बात है। पर इंडिया में 2 श्रीनगर है, आपको पता है? यस मैम। हाँ जी, कहाँ कहाँ पर है? एक पौड़ी गढ़वाल में है मैम। एक पौड़ी गढ़वाल। बिल्कुल ठीक है, और एक आपका जम्मू एंड जम्मू कश्मीर कश्मीर। वाला। जी। तो जब हमने ये कहा तो यहाँ पर श्रीनगर से रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि श्रीनगर ये JNK वाला है या ये उत्तराखंड वाला है, उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है। अदरवाइज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस से हम क्लियरली मेक आउट कर सकते हैं ये किस श्रीनगर की बात कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है आपको? यस मैम। क्लियर है बेटा? जी मैम। यस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। सेक्शन 96, सेक्शन 96 रीड करना बेटा। सेक्शन 96
सुनंदनी 96. रीड करना बेटा 96. Section 96, evidence as to application of language which can apply to one only of several persons. When the facts are such that the language used might have been meant to apply to any one and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things, evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to बेटा intended to बेरेक्ट apply. में when के आगे लिखिए कंडीशन, when के आगे कंडीशन, one लिखिए कंडीशन में, facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone, and second, could not have been meant to apply to more than one of several persons or things. Several persons or things. Rule क्या है? Evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to apply to. It was intended to apply to. For example, ए का बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सेल ऑफ हिज रेड मारुति कार. जो ए है, ए वॉज हैविंग 3 रेड मारुति कार्स. यहां पर इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि उन तीनों में से किसकी बात की जा रही है. ठीक है प्लीज, क्लियर है प्लीज, Yes. क्लियर है बेटा. उसका ओरल एविडेंस देना अलाउड है. बट यस, कंफ्यूजन तब होगी जब मॉडल नंबर सेम है और सारे रिस्पेक्ट्स में सेम है, सिर्फ उसका कार नंबर डिफरेंट हो रहा है. अगर एक मारुति कार है 50 साल पुरानी और बिल्कुल ही डिलेपिडेटेड कंडीशन में है और दूसरी बिल्कुल ठीक है, फिर ओरल एविडेंस देना अलाउड नहीं होगा. वो क्यों? फिर तो ए कहेगा मैं तो खटारा गाड़ी बेचना चाहता था और बी कहेगा मैं तो लेटेस्ट परचेज करना चाहता था. तो फैक्ट्स बैलेंस्ड होने चाहिए. जैसे नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, ए का बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सेल ऑफ हॉर्स. अरबी घोड़ा है, ये बंद करके जाओ इस अरबी घोड़ा है और जिसकी कीमत है 4 लाख. अगर ए के पास एक खच्चर है और एक अरबी घोड़ा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अरबी घोड़ा ही जाएगा. अगर उसके पास 3 अरबी घोड़े हैं ऑफ द सेम क्वालिटी, उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि वो किसको अप्लाई करेगा, कि वो किसको अप्लाई करेगा. ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज, Yes. ठीक है बेटा. जब हमने इसको किया, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 96 में लैंग्वेज यूज्ड माइट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू वन. तो इतना आपका जो लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट का, वो क्लियर होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं. हम मेकआउट कर सकते हैं और वहां पर अगर वो चीज एक से ज्यादा है तो वहां पर हम बता सकते हैं कि इनमें से किसको सेल करने का या किस आदमी को अप्लाई करने का ये इंटेंशन था. ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज. Yes, ma'am. यस, इसकी प्लीज इलस्ट्रेशन रीड करो, इलस्ट्रेशन रीड करो. रोहित रीड करना फर्स्ट इलस्ट्रेशन. Yes, ma'am. A agrees to sell to B for rupees 1000 my white horse. A has 2 white horses
evidence may be given of facts which show which of them was meant. यस, आगे रीड कर बेटा. Illustration B. A agrees to accompany B to Hyderabad. Evidence may be given of facts showing whether Hyderabad in the Deccan or Hyderabad in इन Sindh सिंध was वॉज meant. मेंट. तो जब हमने कहा बेटा वो क्यों, बेटा आपके डॉक्यूमेंट में जो दो सेवरल पर्संस या थिंग्स होनी चाहिए, तो ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कि वो किसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं. ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज. Yes, ma'am. हाँ जी, किसी ने कोई डाउट पूछना है? अब आप देखिए 95 में तो सिर्फ मीनिंग क्लियर नहीं है, ना डॉक्यूमेंट प्लेन है पर किसी चीज का मीनिंग क्लियर नहीं है. वो मीनिंग क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस देना अलाउड है. 96 में सेवरल पर्संस या थिंग्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी एक को ही अप्लाई कर सकता है, तो ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि वो किसको अप्लाई करने का इंटेंशन है, वो किसको अप्लाई करने का इंटेंशन है. ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 97 सुनंदिनी रीड कर बेटा. 97 Section 97. Evidence as to application of language to one of two sets. evidence as to the application of language to So, one of the two facts, set of facts. Neither of which the used in when the language used applies partly to when the language used applies partly to one set of the existing facts and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either. Evidence may be given to show to which of the two sets it was meant to apply. बेटा इसमें आप मार्क कर लीजिए, when के आगे लिखिए कंडीशन. कंडीशन दो है. 1, language used applies partly to one set existing fact and partly to another set of existing fact. Second, but the whole of it does not apply correctly to either. Rule क्या है? Evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply. To which of the two it was meant to apply. To which of the two it was meant to apply. Clear है please? Clear है please? Yes, ma'am. Yes. हाँ जी, इसका illustration read कीजिए. Illustration read करना please. A agrees to sell to B my land at X in the occupation of Y. Yes. A has land at X but not in the occupation of Y. Yes. And he has land in the occupation of Y but it is not at X. Yes. Evidence may be given of facts showing which he meant to sell. अब बेटा देखो, इसमें अब दो फैक्ट्स हैं. अगर हम इलस्ट्रेशंस को अब तोड़ दें तो इसमें क्या है, इलस्ट्रेशन में जब हमने इलस्ट्रेशन की बात की, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉर सेल ऑफ, दो फैक्ट्स हैं, लैंड एट एक्स, और सेकंड फैक्ट क्या है? किसके ऑक्यूपेशन में है? Y ऑक्यूपेशन of Y. ऑफ वाई. अब ये दो फैक्ट्स हैं पर ये दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर रहे. वो कैसे? अगर हम कहें लैंड एट एक्स जो है दैट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, और जो लैंड वाई के ऑक्यूपेशन में है दैट इज नॉट एट एक्स. क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. हमने कहा दो फैक्ट कोएग्जिस्ट नहीं कर रहे, दोनों ट्रू हैं. लैंड एक्स में भी है और ऑक्यूपेशन ऑफ वाई भी है, पर लैंड एट एक्स है
which is not in occupation of Y. Occupation of Y है, but it is not land at X. इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि आपने प्लेस को इंपॉर्टेंस देना है या ऑक्यूपेशन को इंपॉर्टेंस देना है. ठीक है, प्लीज क्लियर है प्लीज. मैम यस मैम जितनी भी इलस्ट्रेशंस हमने पढ़ी है 96 की भी 97 की भी, वहां पे सिर्फ ये लिखा है एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट विच शो, या एविडेंस में भी, यहाँ पे एविडेंस सिर्फ ओरल एविडेंस की बात कर रहे हैं ना. बिल्कुल बेटा, और- बिल्कुल बिल्कुल ओरल एविडेंस की ही बात कर रहे हैं. ठीक है प्लीज. यस मैम. क्योंकि जो आपका 93 से 97 है, ये आपके प्रोवाइजो 6 को जो लिखते हैं ना एविडेंस एज टू सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, उसको फर्दर ये रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है और डिवेल्प भी कर रहा है. तो अभी तो हम वो प्रोविजंस कर रहे हैं जहां पर ये इसको फर्दर डिवेल्प कर रहा है. ठीक है बेटा. यस मैम. यस. 97 को फर्दर क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. और क्या एग्जाम्पल है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सेल ऑफ 2 कनाल हाउस located in Chandigarh. बेटा ये है प्लेस और ये है साइज. दोनों ही फैक्ट्स ट्रू हैं. 2 कनाल हाउस भी है और लोकेटेड इन चंडीगढ़ में भी एक हाउस है, पर दोनों इकट्ठे को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. वो कैसे? 2 कनाल हाउस तो है, बट दैट हाउस इज इन मोहाली. हाउस लोकेटेड इन चंडीगढ़ तो है, बट दैट इज ऑफ 1 मरला. तो हमें देखना पड़ेगा कि साइज को सिग्निफिकेंस देनी है या प्लेस को सिग्निफिकेंस देनी है. 2 सेट ऑफ फैक्ट्स है, पार्टली करेक्ट है, बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड टू 1 फैक्ट सिचुएशन. तो उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है. क्लियर है? उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है. क्लियर है बेटा? यस मैम. क्लियर है मैम, बेटा? मैम ये 93 में भी तो फॉल कर सकता है, एम्बिगुअस है पूरा कॉन्ट्रैक्ट. बेटा बात है, अब आप देखिए 93 में क्यों फॉल नहीं कर रहा. 92 में क्या लिखा है? लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस एंड डिफेक्टिव. तो अगर आप डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कंस्ट्रक्शन में, पर वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. 2 फैक्ट्स दोनों ही ट्रू हैं, पर उसका हमें मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा कि किस फैक्ट को ये लेटेंट डिफेक्ट है. क्यों? क्योंकि पार्टली सेट ऑफ फैक्ट्स आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, पर वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते एट द प्रेजेंट सिचुएशन. तो ये लेटेंट डिफेक्ट है. इसको क्योर करने के लिए ओरल एविडेंस इज अलाउड. ये हिडन डिफेक्ट है बेटा, ये हिडन डिफेक्ट है. सब कुछ सर्टेन है इसमें, प्राइस, हाउस, लोकेशन, सब कुछ सर्टेन है, सिर्फ ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो इससे रिलेटेड बेटा, वैसे भी सुनंदनी आपने जो बोला, हमने तो इसको कहा है कि ओरल एविडेंस देना अलाउड है, और वो भी हम कह रहे हैं एविडेंस में बी गिवन. वो भी नहीं है कि अलाउड होगा ही होगा. तो अगर दूसरी पार्टी उससे एग्री नहीं करती तो वो एग्री मत करे. अगर दूसरी पार्टी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है, हम इससे नहीं, ये तो नोवेशन सेक्शन 62 है कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन, तो हम उससे बाउंड नहीं होना चाहते, तो वो उसकी मर्जी है. हमने तो एविडेंस एक्ट में ये लिख कर दे दिया है कि ओरल एविडेंस देना अलाउड है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. अब वो उसको कितना कोर्ट वेटेज देगा या परमिट भी करेगा या नहीं करेगा, वो कोर्ट को देखना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेप्शंस हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूट लिटरली. ठीक है प्लीज? ओके मैम. क्लियर है बेटा? क्योंकि ओरल एविडेंस देना अलग बात है,
दूसरी पार्टी उससे एग्री करती है या नहीं करती है वो अलग बात है, पर ये बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंट एम्बिगुअस है, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, प्राइमा फेसाई कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट इसमें लेटेंट है, हिडन है, जो ट्रू कंस्ट्रक्शन है, ट्रू मीनिंग है, तो हम कहते हैं वो क्लियर हो सकता है बाय गिविंग ओरल एविडेंस, तो उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है। ठीक है प्लीज। ओके मैम। यस मैम अब जो आपने बोला ना क्वेश्चन बेटा, आप 94 के साथ इसको आप देखिए, अगर हम कहें कि ए ने बी को सेल करना चाहा, तो यहां पर उसके पास 2 कनाल हाउस बिल्कुल है और चंडीगढ़ में ही है, तो तब ओरल एविडेंस देना अलाउड नहीं होगा। क्यों? तब वो सेक्शन 94 में फॉल करेगा, बिकॉज डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ एंड इट इज एप्लीकेबल एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, तब ओरल एविडेंस देना अलाउड नहीं है। तो अगर 97 में हमने ओरल एविडेंस देना क्यों परमिट किया? क्योंकि लैंग्वेज में 2 सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, पार्टली 1 ट्रू है, पार्टली सेकंड भी ट्रू है, बट दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो एविडेंस में बी गिवन एज टू शो विच ऑफ द टू इट वाज मेंट टू अप्लाई। हमने किसको ज्यादा प्रीडोमिनेंस देनी है, प्लेस को देनी है या साइज को देनी है? ठीक है प्लीज। ओके मैम। हाँ जी, आपने कुछ पूछने हैं अभी? एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलिए। मैम ये मानना कोर्ट की डिस्क्रिशन है। बेटा हमने एविडेंस एक्ट ने कह दिया दे सकते हैं, अब वो परमिट होता भी है या नहीं होता है, या कोर्ट इसको कहता है कि दूसरी पार्टी के साथ प्रेजुडिस हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो फैक्ट्स एंड सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट कितना क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं यहां पर 2 कनाल हाउस है और जिसकी कीमत लगाई है इन्होंने 5 करोड़ 5-6 करोड़ कीमत लगाई है, अब यहां पर अगर वो कहे जी मैं तो 10 मरला हाउस है, इससे रिलेटेड फिर बेटा ओरल एविडेंस अलाउड नहीं होगा। कोर्ट कहेगा ये आप तो उसको लूट रहे हैं, लिखा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आप ये इसको साइज थोड़ी ना चेंज कर देंगे, फिर वो ओरल एविडेंस देना अलाउड नहीं है। अगर आप 2 करना, इसकी साइज की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज प्रॉपर्टी का रेट डिटर्मिन करता है उसका लोकेशन कहां पर है, किस साइज में है, किस एरिया में है, तो ये सारे फैक्टर्स कोर्ट देखती है। अगर आपका 2 कनाल हाउस सेक्टर 2 में है उसकी वैल्यू अलग है, अगर आपका सेम हाउस बुड़ैल विलेज में है उसकी कीमत अलग है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखकर कि ट्रू इंटेंशन क्या थी पार्टीज के बीच में। ठीक है प्लीज। यस। अब फॉर एग्जाम्पल अब हमने कहा इस केस में जो ये सेलर है ए, वो कह रहे हैं कि मैं तो मोहल्ली वाला घर बेचना चाहता था जो कि 2 कनाल का है, पर जो बी है वो कहता मोहल्ली वाला तो हमें सूट ही नहीं कर रहा, हम तो लेना ही चंडीगढ़ वाला चाहते हैं, बिकॉज बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, मेरी जॉब भी यहाँ है, इसलिए तो हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेटा ऐसे कन्फ्लिक्ट्स को भी कोर्ट को देखना पड़ता है कि ओरल एविडेंस देना अलाउड करें भी या नहीं करें, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में देखिए दोनों के बीच में तो डिस्प्यूट हो ही चुका है ना, रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फिर कोर्ट कैसे सॉर्ट आउट करती है? एविडेंस एक्ट में प्रोविजन बना दी है कि आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, कोर्ट परमिट करती है या उसकी कितनी वेटेज होगी, वो डिपेंड करेगा अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ठीक है प्लीज। यस मैम। अब हम इसी में एक फैक्ट ऐड कर दें कि जो बी है, बी ने यहां पर बी ने घर लेने से पहले 5 बार मोहल्ली के घर को विजिट किए, पड़ोसियों से इंक्वायरी की है कि पहले कौन रहता था, ओनर कौन है, जिससे क्लियर होता है कि बी को पता था कि प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है, प्रॉपर्टी कहां पे है, मोहाली। मोहल्ली, तो प्लेस की सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी।
कि मोहल्ली का था, तो ये हमें सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस टोटलिटी में देखने पड़ेंगे। जब हमने श्रीनगर वाली बात की तो हमने कहा कि वहां पर उसका मीनिंग क्लियर नहीं है। अब ए भी जम्मू एंड कश्मीर में है, बी भी जम्मू में है, क्यों कोई जम्मू एंड कश्मीर वाला उत्तराखंड की प्रॉपर्टी लेगा? तो वहां पर हमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से हम एसर्टेन कर सकते हैं, जो 95, 96 और 97 है, कि रियलिटी में पार्टीज की क्या इंटेंशन था, जो आपका और टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है प्लीज? जो 93 और 94 में 93 और 94 में ओरल एविडेंस देना अलाउड नहीं है, पर वो अपने आप में ही कॉन्ट्रास्ट है। 93 में डॉक्यूमेंट जरूरत से ज्यादा डिफेक्टिव है और 94 में वो जरूरत से ज्यादा क्लियर है, तो उसके अगेंस्ट हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, बिकॉज डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर इसमें हम ओरल एविडेंस अलाउड करते हैं, इसका तो मतलब है एग्री कर लिया, बाद में मुकरना चाहते हैं अपने लिखे हुए से। ठीक है प्लीज? हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस मैम। तो 93, 94 में पेटेंट डिफेक्ट है, वेयर गिविंग ऑफ ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड। 95, 96, 97 में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब आपने इसको क्या ध्यान रखना है, 95 में आपको किसी टर्म का या लोकेशन का मीनिंग क्लियर नहीं है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट इज क्लियर। 96 में जो डॉक्यूमेंट है, इट कुड अप्लाई सेवरल पर्संस या थिंग्स है, पर अप्लाई सिर्फ एक को कर सकता है, तो ओरल एविडेंस अलाउड है कि किसको अप्लाई कर रहा है। और 97 में 2 सेट ऑफ फैक्ट्स हैं जो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पार्टली एक ट्रू है, पार्टली अनदर ट्रू है, तो उसके लिए ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि पार्टीज की क्या इंटेंशन थी कि किस फैक्टर को ज्यादा प्रीडोमिनेंस देना है। ठीक है प्लीज? क्लियर है बेटा? यस मैम। 95 में तो सिर्फ मीनिंग ही क्लियर नहीं है, 96 में सेवरल पर्संस या थिंग्स हैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि वो किसको अप्लाई करेगा। और 97 में 2 सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, पार्टली एक ठीक है, पार्टली अनदर ठीक है, तो इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि हमने किसको ज्यादा प्रीडोमिनेंस देनी है। ठीक है बेटा? यस मैम। तो बेटा आपके बेयर एक्ट के ना लेफ्ट साइड पर थोड़ी सी स्पेस होती है, थोड़ी सी स्पेस होती है, 95 के साथ लिख लीजिए मीनिंग नॉट क्लियर, मीनिंग नॉट क्लियर, मीनिंग नॉट क्लियर। 96 के साथ लिख लीजिए सेवरल पर्संस और थिंग्स, सेवरल पर्संस और थिंग्स but could apply to anyone, several persons or things but could apply to anyone, तो उससे ओरल several persons और things है, तो सेक्शन 96 है। 97 के आगे लिख दीजिए 2 set of facts, 2 set of facts है, पार्टली दोनों ही ठीक है, पर वो कोएग्जिस्ट। 96 में क्या लिखना था? क्या बोला आपने बेटा? 96 के आगे क्या लिखना था मैम? बेटा 96 के आप लेफ्ट साइड पे लिख लीजिए सेवरल पर्संस और थिंग्स, सेवरल पर्संस और थिंग्स बट कुड अप्लाई ओनली टू वन, तो उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि वो किसको अप्लाई करेगा। ठीक है प्लीज? यस मैम, थैंक यू। 97 के आगे लिख लीजिए 2 सेट ऑफ फैक्ट्स, 2 सेट ऑफ फैक्ट्स both cannot coexist, तो उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि वो किसको अप्लाई कर, किसको ज्यादा प्रीडोमिनेंस फैक्टर काउंट करना चाहता है। दोनों ही फैक्ट्स सच्चे हैं पर वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है प्लीज? मैम इन तीनों में फिर ओरल एविडेंस दे सकते हैं ना? 95? हाँ बेटा, तीनों ही लेटेंट डिफेक्ट है और तीनों में ओरल एविडेंस देना अलाउड है। क्लियर है बेटा? 95 में तो सिर्फ मीनिंग क्लियर नहीं है, 96 में उसी तरह के या तो सेवरल पर्संस हैं या सेवरल थिंग्स हैं, तो ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि वो किसको अप्लाई करने का इंटेंशन है। 97 में 2 सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, दोनों ही ट्रू हैं पर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते,
तो उसमें ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि किसको इसमें अप्लाई करने का इंटेंशन था। हाँ जी ठीक है बेटा। यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। बेटा 98 रीड करना, सुनंदनी 98 रीड करना। 98 evidence as to सुनंदनी अपना ना meaning माइक of ठीक करो illegal बेटा, आपका character ना given to माइक show the हिल meaning जाता of show the meaning of अब ठीक है। अब ठीक है बेटा। Evidence as to meaning of illegible characters, etc. Evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly intelligible characters of foreign, बेटा ये आपके obsolete, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कौन कौन से? फर्स्ट फॉरेन, सेकंड ऑब्सोलीट, थर्ड टेक्निकल, फोर्थ लोकल एंड प्रोविंशियल एक्सप्रेशन, फोर्थ Of- फिफ्थ ऑफ एब्रिविएशन एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पेक्यूलियर सेंस। फॉरेन for one, second obsolete, third technical, fourth local and provincial expressions, fourth of abbreviations of words, of abbreviations and of words, of abbreviation and of words। हाँ जी आप मुझे बता दीजिए ताऊ किसको कहते हैं? ताऊ मैम फादर के बड़े भैया को। और अगर आप हरियाणा में जाएं वहां कौन होगा ताऊ? वहाँ पे सबको ही बोल देते हैं मैम, जो भी पापा से Yes. बड़े होते हैं। तो उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है, उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। यस मैम। हाँ जी अब लीगल भी अगर हम देखें, लीगल टर्म्स का कई बार मीनिंग कुछ और है और वहां पर अगर इंग्लिश में देखें उनका मीनिंग कुछ और है। हाँ जी है कोई ऐसी टर्म बेटा? मैम क्वेश्चन क्या पूछा आपने? कोई ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं कि लीगल उसका मीनिंग कुछ और है और जर्नल में अगर देखें मीनिंग कुछ और है? इंस्ट्रूमेंट। यस इंस्ट्रूमेंट मैम। इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी जर्नल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? म्यूजिक में यूज होता है काइंड ऑफ, जनरल में तो वो यूज होगा। ठीक है और लीगल में? मैम डॉक्यूमेंट। हाँ जी विल, WILL। जर्नल में इंग्लिश में विल का मतलब मर्जी है और लीगल में विल का टेक्निकल मीनिंग है, तो उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है, उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है। रोहित इसमें इलस्ट्रेशन रीड कर बेटा। A sculpture agrees to sell to B all my modes. ऑल माई मोड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। अब वो स्कल्पटर है, उसने कहा ऑल माई मोड्स, तो इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है कि वो मॉडल्स की बात कर रहे हैं या मॉडलिंग टूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है प्लीज, क्लियर है बेटा? हम दोबारा बता दो एक बार। अरे जो मूर्ति तराशता है, जो स्कल्पटर है, उसने कहा आई एम सेलिंग ऑल माई मॉड्स, तो मॉड्स में वो मॉडल्स की बात कर रहा है या मॉडलिंग टूल्स की बात कर रहा है? इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस देना अलाउड है। ठीक है Okay. प्लीज। यस मैम। हाँ जी नेक्स्ट 99 के ऊपर आप लिख लीजिए। कैन अ थर्ड पर्सन give evidence of varying terms of document? Can a third person give evidence of varying terms of document? बलराज सर रीड करना 99 को, इसके साथ फिर हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। रीड करना सर। Who may give evidence of agreement
varying terms of document. Person who are not party to a document or their representative in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement. कॉन्टेम्पोरेनियस का मतलब है साइमल्टेनियस, कॉन्टेम्पोरेनियस का मतलब है साइमल्टेनियस। अगर हम देखें, हमें सेक्शन से पता नहीं चलता, थर्ड पार्टीज भी लगता है कवर होती हैं, पर इलस्ट्रेशन से हमें पता चलता है। आप एक बार इसको रीड कर लेना। इलस्ट्रेशन का लास्ट जो फ्रेज है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इफ इट अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट, इफ इट अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट। इसका मतलब कोई भी थर्ड पार्टी एविडेंस नहीं दे सकती, वही पार्टी दे सकती है अगर उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। बेटा 99 को कल हम फिर रिपीट करेंगे और कल हम फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी एविडेंस। हमें 63 और 65 करना है, फिर उसके बाद 65 कैपिटल ए 65 कैपिटल बी करना है। ठीक है बेटा? मैम यहाँ पे वही पार्टी एविडेंस दे सकती है जिसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है? ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि मैं और आप जाकर चले जाएं और एविडेंस दे दें। थर्ड पार्टी वो है जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई साइमल्टेनियस और ओरल एग्रीमेंट किया है तो थर्ड पार्टी वही दे सकती है एविडेंस जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है बाय दैट साइमल्टेनियस एग्रीमेंट। ठीक है प्लीज? यस मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।